दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है किस ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव सबसे अधिक है। आपको बताना है कि किस ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव सबसे अधिक है। मंगल, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरुण। देखिए अरुण जो है ये सौर परिवार का एक ऐसा ग्रह है जिसका अच्छी झुकाव 97.8 डिग्री है, जो सर्वाधिक है। इसलिए अरुण यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों अरुण का झुकाव अपनी धुरी पर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है दो सामान्य भ्रंशों के बीच संकराखंड यानी ब्लांक को क्या कहा जाता है। तो उत्तर है दोस्तों जब दो सामान्य भ्रंशों के किनारों का भाग यथा स्थिर रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे हार्स्ट पर्वत, देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, हार्स्ट पर्वत कहा जाता है। देखिए भारत का सतपुड़ा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वासजेज और कैलिफोर्निया का सियरा निवादा हार्स्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो जब दो सामान्य भ्रंशों के बीच उठा हुआ संकराखंड जो ब्लांक होता है उसको हार्स्ट पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है स्लेट बलुआ पत्थर, सिस्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्ट्जराइट बलुआ पत्थर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्लेट और बलुआ पत्थर का मिलान सही नहीं है। देखिए मौलिक स्लेटें और उनसे बनी हुई कायांतरित स्लेटें, स्लेट इसका फाइलाइट होता है दोस्तों, न कि बलुआ पत्थर। सैल शिष्ट का स्लेट या अभ्रक होता है। चूना पत्थर की कायांतरित सैल संगमरमर है। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्वार्ट्जराइट या शिष्ट होता है। ग्रेनाइट से ग्रेनाइट नीस, बेसाल्ट से शिष्ट और रायोलाइट से शिष्ट का निर्माण होता है। तो देखिए स्लेट जो है इससे इसकी कायांतरित सैल देखिए फाइलाइट होती है, न कि बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन ए का मिलान आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मरकरी पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों या फिर बैरोमीटर। तो सही उत्तर है दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन इसके लिए रिक्टर स्केल और एक है मर्केली स्केल, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मरकरी पैमाना दिया गया है जो कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर और मर्केली स्केल दोनों पर नापी जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था, जबकि मर्केली स्केल का आविष्कार 1902 में इटली के वैज्ञानिक मर्केली ने किया था। तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए बहु जो प्रयुक्त होता है रिक्टर पैमाना, और अब एक नया मर्केली स्केल भी दोस्तों भूकंप मापन के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। अगला प्रश्न है बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल है। यहाँ पर वायु का घनत्व बहुत ही कम है जिसके कारण ये निहारिका जैसा प्रतीत होता है, और यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन गैस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है आयन मंडल के बारे में क्या सही नहीं है। यह रेडियो तरंगों को परावर्तित कर सकता है। आप जानते हैं ये सही है क्योंकि आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। यहाँ गैसें आयनित रूप में होती हैं, ये भी सही है। यह वातावरण की ठंडी परत है, ये भी सही है। और यह मध्य मंडल और तापमंडल के मध्य आरोपित होता है, ये आपका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आयन मंडल के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों आयन मंडल में गैसें आयनित रूप में होती हैं जो रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करके बेतार संचार को संभव बनाती हैं, और ये वातावरण की सबसे ठंडी परत होती है। दोस्तों तापमंडल को दो भागों में आयन मंडल और बहिर्मंडल में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार आयन मंडल का विस्तार जो है वो तापमंडल में होता है, इसलिए आपका कथन डी सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही नहीं है आयन मंडल के बारे में, शेष तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल कौन सा है।
देखिए, ऑप्शन है आर्कटिक समुद्र तलीय जल, उत्तरी प्रशांत तलीय जल, अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल और उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। आपको बताना है कि सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल कौन है, तो ये है ऑप्शन सी अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल। दोस्तों, सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्र जल अंटार्कटिका महासागर के बेडेल सागर में समुद्र तलीय जल में पाया जाता है और इसे अंटार्कटिक बॉटम वाटर भी कहा जाता है। और महासागरीय जल का औसत घनत्व से ये 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो शुद्ध जल के घनत्व से 2 से 3% अधिक होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि एल्यूशियन खाई या एल्यूशियन गर्त कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है एल्यूशियन गर्त दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर यानी नॉर्थ पैसिफिक सी में गहन, देखिए नॉर्थ पैसिफिक सी में एल्यूशियन चाप के पास स्थित है। क्यूराइल गर्त जापान ट्रेंच में, फिलीपींस ट्रेंच, रियूक ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच दक्षिणी प्रशांत में, टोंगा ट्रेंच दक्षिणी प्रशांत में, पेरू चिली ट्रेंच ये पूर्वी प्रशांत में प्रमुख प्रशांत महासागरीय गर्तें हैं। तो एल्यूशियन खाई दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूशियन चाप के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नीला पंख, ऊज या सिंधु पंख, लाल पंख और प्रवाल पंख। तो उत्तर है दोस्तों ऊज या सिंधु पंख। देखिए, बेलापवर्ती निक्षेप या गहन महासागरीय जमाव जिसको कि पेलैगिक डेमोस्टिस कहा जाता है, डेस्पोजिट्स कहा जाता है, इसके अंतर्गत गहरे समुद्री क्षेत्रों में मिलने वाले जमावों को इस वर्ग में रखा जाता है। यहाँ शैवाल से निर्मित पदार्थों का निक्षेप मिलता है। इनमें प्रोटोजोआ, डायटम, एम्बिपोडस आदि का योगदान रहता है। ये पदार्थ पंख, कीचड़ यानी मड के रूप में मिलते हैं, जिनको सिंधु पंख या ऊज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है। तो सही अनुक्रम आपका है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान और महासागरीय गहराई। दोस्तों, भूभाग से समुद्र के लिए महासागरीय नितल के उच्चावचों का सही क्रम सबसे पहले महासागरीय शेल्फ आता है, उसके बाद महासागरीय ढाल, उसके बाद समुद्री मैदान, फिर महासागरीय गहराई आती है। तो सही क्रम भूभाग से समुद्र के लिए सही अनुक्रम आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या होता है। ऑप्शन है जैव एकरूपता, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह या फिर ऊर्जा ह्रास। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में 3 मूलभूत संगठक होते हैं, ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठक। देखिए दोस्तों, पादपों के द्वारा संग्रह की गई सौर ऊर्जा जो होती है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से प्रवाहित होती है और पारिस्थितिकी तंत्र का आधार तत्व ऊर्जा प्रवाह होता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर कुछ संकल्पनाएं हैं और उनके प्रतिपादकों के नाम आपको मिलाना है। देखिए, पारिस्थितिकी नीचे या पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना जी ग्रीनेल यानी ए का आपका तीसरा हो जाएगा। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी ये अर्नेस्ट नेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बी का पहला हो जाएगा। इथोलॉजी, दोस्तों इथोलॉजी आईजी सेंट हिलेयर के द्वारा इथोलॉजी की परिकल्पना की गई है और पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दोस्तों ये परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण होता है, प्रत्यक्ष प्रवाह, अप्रत्यक्ष प्रवाह, उत्क्रमणी या अनुत्क्रमणी। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचारण उत्क्रमणीय होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका संचारण जो होता है अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होता है। ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है और हमेशा साम्यावस्था प्रदर्शित करती है। इसलिए याद रखिए पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचारण उत्क्रमणीय होता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें पोषण स्तर और उनसे संबंधित जीवों को आपको मिलाना है।
पहला है स्वपोषी। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें घास शामिल है। शाकाहारी, तो दोस्तों भेड़ जो होती है ये घास फूस खाकर जो है निर्वाह करती है, भेड़ शाकाहारी है। मांसाहारी, तो तेंदुआ दोस्तों मांसाहारी होता है और सर्वाहारी में मानव को शामिल किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों कि देखिए स्वपोषी घास होती है, शाकाहारी में भेड़ शामिल है, मांसाहारी में तेंदुआ और देखिए सर्वाहारी में मनुष्य शामिल है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवों में शामिल होता है क्या? देखिए पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा और जलवायु, प्राणी और वनस्पति। तो आपको बताना है कि जीवों में क्या शामिल होता है। दोस्तों जीवोम किसी विशिष्ट जलवायविक दशाओं वाले प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का समूह होता है, जिसमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के विशिष्ट समुदायों में समानता या समरूपता मिलती है, जो समीपवर्ती दूसरे जैविक समुदायों से भिन्नता रखते हैं। तो सही उत्तर है जीवों में प्राणी और वनस्पति दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ऑप्शन है मरुस्थल, घास का मैदान, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र या फिर सामुद्रिक। तो दोस्तों आप जानते हैं सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार पाया जाता है, इसलिए यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों के अधिकतम संख्या के साथ साझी हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जबकि मध्य प्रदेश की 5, पश्चिम बंगाल की 5 और आंध्र प्रदेश की जो है दोस्तों 5 सीमा रेखा हैं। सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को यूपी टच करता है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है और राज्यों की संख्या 7 है। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से, जबकि यूपी दोस्तों 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल मिलाकर 9 राज्यों से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और उसके आधार पर दिए गए कूट से आपको उत्तर का चयन करना है। देखिए कुमायूं हिमालय, दोस्तों कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली के मध्य है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का विस्तार दोस्तों काली से तीस्ता के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य है। तो देखिए कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के मध्य, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दून घाटी। दून घाटी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है दून घाटी दोस्तों शिवालिक हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है, इसकी कुछ विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम में दून और पूरब में दुआर कहा जाता है, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। तो ये सभी शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 858 और ताप्ती जो है 724 किलोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा नदियों का अवरोही क्रम। अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों, भारत में नलकूप और कुओं से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप और कुओं से सींचा जाता है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही या घटता हुआ क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसाधन संरक्षण से क्या आशय है? आपको बताना है कि संसाधन संरक्षण का आशय क्या है। देखिए, संसाधनों का अनुप्रयोग, संसाधनों के उपयोग में कृपणता, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग या फिर आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधन को पृथक करके संचित करना। तो दोस्तों, संसाधन संरक्षण का आशय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है, ताकि संसाधनों के अपव्यय को जो है अपव्यय या अतिदोहन से बचा जा सके और उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, और कुल मिलाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। देखिए, महत्वपूर्ण कथन है, संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। संसाधन होते नहीं बन जाते हैं या संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों, ये जो कथन है, ये संसाधन होते नहीं बल्कि वे बनते हैं, ये कथन दोस्तों किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ई जिम्मरमैन। ई जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। दोस्तों, संसाधन ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बिना मानवीय प्रयास के स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होते हैं। शेष को मानवीय प्रयासों से उपयोगी बनाया जाता है, और इसी आधार पर ई जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बल्कि वे बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज और जल प्रतिशत मिलता है? आपको बताना है। तो उत्तर है 40% खनिज और 25% जल मिलता है सामान्यतः मृदा में। तो देखिए, सामान्यतः मृदा में 4 संगठक होते हैं, जैविक पदार्थ, अजैविक या कार्बनिक पदार्थ, मृदा घोल यानी जल, और मृदा वायुमंडल यानी गैसें। तो कुल मिलाकर इसमें खनिज पदार्थ लगभग 40% और 25% के आसपास जल मिलता है सामान्यतः मृदा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ पर स्थित हैं? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या फिर टर्की में। तो सही उत्तर है दोस्तों, जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। तो देखिए, ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है, जो कि जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न परीक्षाओं में यहाँ तक कि भूगोल के अलावा जीएस और जीके में भी पूछता है दोस्तों, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। दोस्तों, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के राइन नदी घाटी में स्थित है। ये जर्मनी का अति औद्योगिक क्षेत्र है और उसके केंद्रीय भाग में प्राथमिक वस्तुओं वाले भारी उद्योगों की प्रधानता है, और ये जर्मनी का सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है, विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, क्यूबा, ग्रेट ब्रिटेन या इंडोनेशिया। तो सही उत्तर है चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा एक द्वीपीय और कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जलवायु और मृदा गन्ने की फसल के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत अधिक है, जिसके कारण इसे दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंस्टेंसियस किसे कहते हैं? देखिए, स्टेंसियस या स्टेंसिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्मों को, या बड़े जो पशु फार्म हैं जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हैं, बड़े पशु फार्म, इसको स्टेंसिया कहा जाता है। तो स्टेंसिया या स्टेंसियस दोस्तों अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्मों को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, संसार के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कहाँ पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक सागर में। उत्तरी अटलांटिक में संसार का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है और यह दुनिया के दो विकसित महाद्वीपों यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। दुनिया का लगभग 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा परिवहित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए यहाँ पर स्थानांतरणीय कृषि है और उनसे संबंधित देश हैं। चेना, दोस्तों चेना स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में की जाती है। नगासू ये सूडान में। रोका, रोका दोस्तों ये ब्राज़ील में स्थानांतरणीय कृषि का प्रकार है और हुमाह जो है ये इंडोनेशिया में की जाती है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, देखिए 4, 1, 2, 3। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। एक प्रश्न बहुत ही आसान सा है, ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है फेजेंडा। दोस्तों ब्राजील में कहवा की कृषि साओ पोलो, पराना, एस्पिरिटो सेंटो और मिनारा जेरस राज्यों में की जाती है। यहाँ काफ़ी के बड़े बड़े बाग हैं जिनको कि फेजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो उत्तर है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये रेल मार्ग पश्चिम रूस के पश्चिमी क्षेत्र में सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड से पूरब में व्लादिवोस्तोक तक जाता है और ये लगभग 9,300 किलोमीटर लंबाई वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर मास्को, एकतेरिनबर्ग, किरोव, चिता, उलान उडे, ओमस्क, नोवोसिविस्क और इरकुटस्क जैसे रेलवे स्टेशन हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए इसमें भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना और उनकी अवस्थिति को आपको दर्शाना है। देखिए दोस्तों भाखड़ा, भाखड़ा जो है सतलज नदी पर निर्मित किया गया है। हीराकुंड आपका महानदी पर है, हीराकुंड बांध। इडुक्की बांध, दोस्तों इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है और नागार्जुन सागर कृष्णा पर स्थित है। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 1, 3 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन में अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, लेकिन सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम। तो दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है और कुल कच्चे रेशम का सर्वाधिक 32.7% भाग कर्नाटक अकेले पैदा करता है। अगला प्रश्न है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का जो है भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों कोयले के भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के जो राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और मध्य प्रदेश। देखिए झारखंड के बाद सबसे अधिक संचित कोयला का भंडार दोस्तों संचित भंडार में झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य इसमें दिए गए हैं। देखिए बादाम पहाड़ ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। डल्ही राजरा ये छत्तीसगढ़ में है, डल्ही राजरा। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख या कुद्रेमुख ये कर्नाटक राज्य में है और नोवा मंडी झारखंड में स्थित है। तो देखिए इस आधार पर सही सुमेलन आप कर लीजिए। बादाम पहाड़ लौह अयस्क क्षेत्र ओडिशा में, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नोवा मुंडी
झारखंड में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई है? तो आप जानते हैं नागालैंड। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक -0.58% दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? ईसी सैम्पुल, फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल रिटर और यल फैब्रे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन निश्चयवाद या नियतिवाद का समर्थक नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल फैब्रे। दोस्तों, ला फैब्रे संभववाद के समर्थक हैं, निश्चयवाद के नहीं। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी ला फैब्रे ने किया था और संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। दोस्तों, ईसी सैम्पुल, फ्रेडरिक रेटजेल और कार्ल रिटर ये निश्चयवाद के समर्थक थे। एल फैब्रे संभववाद के समर्थक विचारक हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी थी? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, हमबोल्ट और रिटर, कांट और वारेनियस, हैरिंगटन और डेविस या हमबोल्ट और डेविस। तो सही उत्तर है आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव दोस्तों हमबोल्ट और रिटर ने रखी थी। देखिए, इसका व्याख्या आप देख सकते हैं कि भूगोल के वैज्ञानिक विकास की नींव 18वीं शताब्दी के अंत में पड़ी, लेकिन वास्तविक वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब जर्मनी में भौगोलिक अनुसंधान, लेख और ग्रंथों ने वैज्ञानिक भूगोल की स्थापना का आधार तैयार किया। दोस्तों, यहीं से आधुनिक भूगोल का सूत्रपात माना जाता है। हमबोल्ट और रिटर ने आधुनिक भूगोल की नींव रखी, जिस कारण हमबोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो मॉडर्न ज्योग्राफी का जो फाउंडर है वो हमबोल्ट और रिटर को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर है संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था और इसके प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लास थे। तो सही उत्तर है संभववाद की विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लास। और संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फैब्रे ने किया था, लेकिन संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय ला विडाल डी ब्लास को जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल है? आपको बताना है। ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रबलजन या प्रजननता तथा मर्त्यता। तो सही उत्तर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का प्रतिफल है प्रजननता और मर्त्यता। देखिए दोस्तों, प्रजननता और मर्त्यता जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल है और किसी निश्चित क्षेत्र में समयावधि में मृत्युओं या मृतकों की संख्या को मोर्टेलिटी कहा जाता है। प्रजननता या फर्टिलिटी या उर्वरता का मतलब होता है एक नियत समयावधि में किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा प्रदत्त सजीव जन्मों की वास्तविक संख्या। दोस्तों, प्रजननता की माप नियत समयावधि में जन्मे सजीव शिशुओं की आवृत्ति या शिशुओं की संख्या से की जाती है और इन्हीं दोनों का अंतर यानी प्रजननता और मर्त्यता का अंतर ही दोस्तों जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उत्तर है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन कैनन थे। याद रखिए, एडविन कैनन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों, सबसे पहले एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब जनसंख्या की उस आदर्श मात्रा से है जो किसी देश काल में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सी अवस्था जनांकिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था को जो है चित्रांकित करती है। तो सबसे पहले जान ले जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन ने 1929 में किया था और 1945 में इसको नोटेस्टीन ने संशोधित किया था। दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें उच्च अस्थायी अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, उत्तर वर्धमान अवस्था, निम्न अस्थायी अवस्था होती है। दोस्तों देखिए, उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर ये जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था को दर्शाता है।
तो देखिए सही उत्तर है जनांकिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था। ये उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर, इसको जनांकिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नांकित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर मुख्यतः तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इस प्रकार के प्रतिरूप में देखिए कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल के स्रोत, व्यवसायिक केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं। तो सही उत्तर है अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसमें आपको बताना है उपनाम, विभिन्न ग्रहों के उपनाम। देखिए हरा ग्रह, तो हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है यानी ग्रीन प्लैनेट हरा ग्रह। छल्लेदार ग्रह शनि को, क्योंकि इसके आसपास वलय हैं, छल्ले हैं, इसके कारण इसको छल्लेदार ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह यानी रेड जो प्लैनेट है वो मंगल को कहा जाता है। प्रातः या सांध्य तारा ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा ग्रह अरुण को, छल्लेदार ग्रह शनि को, लाल ग्रह मंगल को और प्रातः सांध्य तारा यानी प्रातःकालीन तारा और सांध्यकालीन तारा दोनों ही शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है खगोलविदों के अनुसार आकाश में ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं लगभग 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। दोस्तों आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है और एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शब्दावली है आइसानोमल्स। देखिए आइसानोमल्स शब्दावली का अभिप्राय क्या होता है? तो दोस्तों विश्व मानचित्र पर समान तापीय विषमता यानी इक्वल थर्मल एनामली वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनोमल्स कहा जाता है। तो देखिए सही उत्तर है समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनोमल्स कहा जाता है। इसके अलावा देखिए आइसोहाइट रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली होती हैं और आइसोह्यूम जो है समान आर्द्रता को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोबार समान वायुदाब वाले और आइसोहाइट दोस्तों वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? उत्तर है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 90 डिग्री पर 360 मिनट, 360 मिनट यानी 6 घंटा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 घंटे का अंतर होगा। दो स्थानों की स्थिति यदि 90 डिग्री देशांतर के अंतर पे हो तो उनमें 6 घंटे का समय का अंतर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? देखिए विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्व देशांतर और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो उत्तर है दोस्तों बृहत वृत्त जो होते हैं वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। पृथ्वी पर सभी देशांतर जो होते हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन इसके अलावा जो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो भी एक बृहद वृत्त होता है, क्योंकि यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी कारण 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दोस्तों आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये आपका बृहत वृत्त नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। क्या है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश बृहत पर जो ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित हैं? देखिए ऑप्शन है जैविक निक्षेप, स्थलजात निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप या उल्का निक्षेप। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित हैं। तो ये हैं जैविक निक्षेप।
दोस्तों जैविक निक्षेप कुल सागरी जमाओं का जो है 55% जैविक निक्षेप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नांकित महासागरीय धाराओं में कौन सी गर्म धारा है? पेरू, कैलिफोर्निया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और क्यूराइल। तो देखिए यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म महासागरीय धारा है, जबकि पेरू, कैलिफोर्निया और क्यूराइल ये ठंडी जलधाराओं के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के मध्य तापमान के अंतर को ताप असंगति कहा जाता है। दोस्तों ताप असंगति या थर्मल एनामोली कहा जाता है। जैसे यदि 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश का औसत वार्षिक औसत तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस हो तो इसमें तापीय विसंगति 1.4 डिग्री सेल्सियस की होगी। तो समान विसंगति या समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समविसंगति रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन। देखिए तापमान में एडियाबेटिक जो चेंज होता है इसको क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन का आशय होता है संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही या अवरोही वायु का तापन और शीतलन। देखिए वायु के ऊपर उठने या नीचे उतरने से यानी वायु के लंबवत संचलन के कारण उसके तापमान में होने वाले परिवर्तन को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। ये शुष्क रुद्धोष्म तापमान परिवर्तन होता है और आर्द्र रुद्धोष्म तापमान परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान किसके आसपास दर्ज किया जाता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। तो सही उत्तर है कर्क रेखा पर पृथ्वी का अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है। आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लेकिन वहां पर अधिकतम तापमान नहीं होता है, बल्कि अधिकतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई में अंकित किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के आसपास जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए हैरी हेस, हालम, WJ मॉर्गन या फिर हर्टल्जर। तो सही उत्तर है दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने 1955 में किया था। 1965 में पार्कर ने 1967 में प्लेट संचलन पर प्रकाश डाला और 1967 में ही इन विचारों को परिष्कृत और परिमार्जित करने के रूप में मोर्गन ने पहली बार इसे सिद्धांत के रूप में प्रकाशित किया और ये संकल्पना हैरी हेस के सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सही उत्तर है दोस्तों 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ये 3 विचारकों ने दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को जो है इसका प्रतिपादन किया था। इसमें मॉर्गन का नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रेशन या जलयोजन, एक्सफोलिएशन या अपपत्रण, कार्बोनेशन या कार्बनीकरण, ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। दोस्तों रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जलयोजन, जल अपघटन और सिलिका पृथक्करण को शामिल किया जाता है, जबकि एक्सफोलिएशन या अपपत्रण को रासायनिक अपक्षय में शामिल नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सफोलिएशन या अपपत्रण रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? यूगोस्लाविया, फ्रांस, मैक्सिको या फिर चीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूगोस्लाविया। दोस्तों देखिए चूने युक्त प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक आकृतियों को काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है और इन स्थलाकृतियों का सर्वोत्तम उदाहरण यूगोस्लाविया में, जो कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जगोविना आदि के एड्रियाटिक सागर के तटीय क्षेत्रों में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस भूआकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है? सर्क, नूनाटक,
हार्न या फिर ड्रमलिन? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं, ड्रमलिन। दोस्तों ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेप से निर्मित होता है, हिमानी से नहीं। तो ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप से निर्मित होता है, न कि अपरदनात्मक कार्य से। ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टीला होता है जिसका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में पाए जाते हैं और इसी कारण ऐसे आकृति को बास्केट ऑफ एग टोपोलॉजी या फिर अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति कहा जाता है। और ड्रमलिन हिमानी अपरदन से नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, प्याला और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है बजादा। देखिए, शुष्क, गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय अग्रभाग और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बजादा कहा जाता है। पर्वतीय अग्रभाग और बजादा के मध्य अपर्दित सैल सतह वाले सामान्य ढाल को पेडिमेंट कहा जाता है और रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। दोस्तों बाल्सन में जल एकत्र होने के कारण अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है। ये जल सूखते ही झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण बाल्सन की तली में सिल्ट और नमक के निक्षेप समतल या ऊंचे हो जाते हैं, जिसको प्लाया कहा जाता है। तो सही उत्तर है प्लाया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को बजादा कहा जाता है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन से मैग्नीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है? हजारीबाग, बालाघाट, सोनभद्र या कोटा? तो सही उत्तर है मैग्नीज उत्पादन के लिए बालाघाट। देखिए, मध्य प्रदेश का बालाघाट मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मैग्नीज धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और ये लौह इस्पात उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और मैग्नीज उत्पादन के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी पीजीटी भूगोल यानी जियोग्राफी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपके टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अलावा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड के लिए भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इन प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।